Hello learners, this is Shruti and I welcome you all to my YouTube channel Study with Shruti Gupta। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहला जो कंपनीज एक्ट था वो आया था हमारा 1956 में। उसके बाद अब ये न्यू एक्ट बना है 2013 में। तो अब इस 2013 के कंपनीज एक्ट के फीचर्स क्या क्या है, मतलब ये एक्ट क्या कहता है और क्या क्या इसने चेंजेस किए हैं पहले वाले एक्ट के बाद, वो हम इस वीडियो में आज डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्लास एक्शन सूट्स फॉर शेयर होल्डर्स। इसका मतलब है कंपनीज एक्ट 2013 ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और वो कॉन्सेप्ट क्या है, क्लास एक्शन सूट्स। ये जो क्लास एक्शन सूट्स का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जाए उनके राइट्स के बारे में। पहले ऐसा नहीं था 1956 के कॉन्सेप्ट में, लेकिन अब कंपनीज एक्ट 2013 वाले कॉन्सेप्ट में बोला गया है कि क्लास एक्शन सूट्स फॉर शेयर होल्डर्स, मतलब कि शेयर होल्डर्स और जो स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के, उनको अब ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा, नॉलेज दी जाएगी और उनको उनके राइट्स के बारे में सब कुछ नॉलेज दी जाएगी। सेकेंड पॉइंट है मोर पावर फॉर शेयर होल्डर्स। अब जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनीज एक्ट 2013 ने शेयर होल्डर्स को कुछ और पावर्स दे दी गई हैं जो शायद पहले उनके पास नहीं थी। और उसमें सबसे पहली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने क्या की है कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल, मतलब कि अब कोई भी हमें ट्रांजैक्शन करनी है, कुछ भी करना है, तो शेयर होल्डर्स की परमिशन लेंगे, वो अप्रूवल लेंगे उनका, उसके बाद करेंगे। तो ये पावर शेयर होल्डर्स को दी गई है 2013 वाले कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा विमेन एम्पावरमेंट। 1956 वाले कंपनीज एक्ट में विमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जब से ये कंपनीज एक्ट 2013 में चेंजेस, मतलब उस वाले में चेंजेस होकर 2013 का एक्ट आया, उसने ये बोला है अपॉइंटमेंट ऑफ एटलीस्ट वन विमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड, मतलब कि वन विमेन डायरेक्टर कम से कम होनी चाहिए अपॉइंट। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेल डायरेक्टर्स ही अपॉइंट होंगे, बल्कि फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज में विमेन डायरेक्टर एटलीस्ट एक होनी है एंड दैट इज कंपल्सरी नाउ। अब ये बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्पॉर्टेंट कर दिया है कि विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा है। पहली चीज़ तो विमेन एम्प्लॉयमेंट, विमेन्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और दूसरी चीज़ आप ये भी कह सकते हैं, अगर आप अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक विमेन डायरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप आजकल देखते हैं कॉरपोरेट्स में बहुत ही हरासमेंट होते हैं गर्ल्स के साथ या लेडीज़ जो भी विमेन है उनके साथ। तो अगर उस केस में कोई विमेन डायरेक्टर नहीं होगी, किसी भी कंपनी में विमेन डायरेक्टर नहीं होगी, सिर्फ मेल पर्सन्स होंगे, तो क्या सिक्योरिटी है? नहीं है। तो इसलिए अब एक विमेन डायरेक्टर एटलीस्ट होनी चाहिए अपॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि कंपनीज की, यानी कॉर्पोरेट्स की सोसाइटी के थ्रू क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के टुवर्ड्स, ओके, मतलब सोसाइटी के लिए क्या जिम्मेदारी है एक कंपनी की। तो कंपनीज की भी तो जिम्मेदारी है ना कि वो अपनी सोसाइटी को अच्छे से रखें। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उनकी? द कंपनीज एक्ट 2013 स्टिपुलेट्स certain class of companies to spend a certain amount of money every year on the activities or initiatives reflecting CSR। मतलब अब कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा है कि certain classes of companies को अब एक certain amount of money रखनी है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, यानी सोसाइटी में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उनके लिए अलग से एक अमाउंट रखना है फॉर एवरी ईयर, ओके, हर साल के लिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल टू रिप्लेस द कंपनी लॉ बोर्ड एंड बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन।
अब जो ये 2013 का एक्ट आया है, कंपनीज एक्ट, उन्होंने दो चीजें इंट्रोड्यूस की हैं। क्या क्या इंट्रोड्यूस किया है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये दो चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं टू रिप्लेस, किसको हटाने के लिए? कंपनी लॉ बोर्ड और बाइफर को हटाने के लिए उन्होंने ये दो चीजें इंक्लूड की हैं। They would receive the courts of their burden while simultaneous providing specialized justice। तो अब उन्होंने ये दो चीजें हटा के ये नई दो चीजें रख दी गई हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर। 6 पॉइंट है हमारा फास्ट ट्रैक मर्जर्स। Companies Act 2013 proposes the fast track and simplified procedure for mergers and amalgamations of certain classes of companies such as holding and subsidiary and small companies after obtaining approval of the Indian government। अब जैसा कि यहाँ पर बताया है कि कंपनीज एक्ट 2013 ने फास्ट ट्रैक और सिंप्लीफाइड कर दिया मर्जर्स और अमालगमेशंस का प्रोसीजर। मतलब जैसे दो कंपनीज होती थी वो मर्ज होती थी आपस में। मर्ज क्यों होती थी? ताकि प्रॉफिट्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा हो, बिजनेस एक्सपेंड हो, एक दूसरे की टेक्नोलॉजीज का ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज मिले, इसलिए कंपनीज जो है वो मर्ज होती थी। अब जो वो मर्जिंग का या अमालगमेशन का प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंप्लीफाई उन्होंने कर दिया है, सिंपल कर दिया है। जैसे कि होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज हो गई। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी में क्या फर्क है? होल्डिंग आपकी मेन कंपनी होती है, पेरेंट कंपनी, और सब्सिडरी आपकी हेल्पिंग कंपनी होती है। 7 पॉइंट है क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स। The Companies Act 2013 permits cross-border mergers both ways, a foreign company merging with an Indian company or vice versa, but with the prior permission of RBI। Companies Act 2013 ने कहा कि क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स हो सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स का क्या मतलब है? या तो कोई फॉरेन कंपनी किसी इंडियन कंपनी के साथ मर्ज कर रही है या फिर इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी के साथ मर्ज कर रही है। मतलब अलग अलग कंट्री की कंपनीज एक दूसरे के साथ मर्ज कर रही हैं, तो वो कर सकती हैं अब, लेकिन बट विद द प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई। लेकिन वो मर्जर होने से पहले उनको आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है इंडिया का, उसकी परमिशन लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा प्रोहिबिशन ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? एक कंपनी है, वो कंपनी जो कि शेयर्स बेचती है। अब कई बार क्या होता है कि एक कंपनी के अंदर ही कुछ लोग उन शेयर्स को खरीद लेते हैं, तो वो शेयर्स बाहर पब्लिक तक पहुंच ही नहीं पाते, तो वो होती है इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब अंदर के ही किसी इंसान ने ट्रेड कर लिया उन शेयर्स को खरीद लिया, तो वो हो गई आपकी इनसाइडर ट्रेडिंग। द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट्स डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल फ्रॉम परचेजिंग कॉल एंड पुट ऑप्शंस ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी इफ सच पर्सन इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सेस टू प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो यही कहा गया है प्रोहिबिशन ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग में कि अब इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकता कोई भी डायरेक्टर या कोई भी की मैनेजरियल पर्सनल। जो शेयर्स है वो पब्लिक को इशू करो, इनसाइडर ट्रेडिंग अंदर ही अंदर शेयर्स का ट्रेड नहीं होगा, उसको प्रोहिबिट कर दिया गया। 9th पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। जो कंपनीज एक्ट 1956 था उसमें क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एक प्राइवेट कंपनी में 50 होते थे, लेकिन अब जो ये कंपनीज एक्ट 2013 आया है इसमें मैक्सिमम शेयर होल्डर्स को 50 से 200 कर दिया गया मैक्सिमम लिमिट, ओनली फॉर द प्राइवेट कंपनी। आई एम टेलिंग यू, पब्लिक कंपनी में पहले अनलिमिटेड थे और आज भी अनलिमिटेड ही हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में पहले 50 शेयर होल्डर्स या मेंबर्स हो सकते थे, लेकिन अब 200 उसकी लिमिट बढ़ा दी गई। नेक्स्ट इज वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी क्या होती है? इसको आप ओपीसी भी बोलते हैं। वन पर्सन कंपनी होती है कि अब क्या है 2013 के बाद से वन पर्सन कंपनीज भी चलने लगी, मतलब कोई एक ही इंसान कंपनी स्टार्ट कर सकता है, तो वो होता है आपका वन पर्सन कंपनी। इट में है वन डायरेक्टर और वन शेयर होल्डर, इसमें सिर्फ एक डायरेक्टर या एक शेयर होल्डर हो सकता है। कंपनीज एक्ट 1956 में भी यही था और 2013 में भी यही है कि मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स और 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब
2013 के अकॉर्डिंग, ये 2013 है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अब मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स और 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी दैट इज अ 1 पर्सन कंपनी। 11th पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब है जो भी काम होंगे, जो भी चीजें होंगी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगी। ई गवर्नेंस फॉर वेरियस कंपनीज प्रोसेसेस लाइक मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिन किए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, या इंस्पेक्शन किया जाएगा, या डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना है, वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में होगा। ऑप्शन फॉर कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सारे अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रिकॉर्ड होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी प्लेस्ड ऑन कंपनीज वेबसाइट, और जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जैसे कि बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस या कोई भी ऐसा अकाउंट है, वो सब कंपनीज की वेबसाइट पर प्लेस होना चाहिए। 12th पॉइंट है हमारा इंडियन रेजिडेंट एज डायरेक्टर्स। ये पॉइंट कहता है कि जो डायरेक्टर है वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। हर एक कंपनी में एटलीस्ट 1 डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो इंडिया का रेजिडेंट हो। अब इंडिया का रेजिडेंट होने का क्या मतलब है, जो डायरेक्टर या जो भी इंसान लास्ट कैलेंडर ईयर में, प्रीवियस कैलेंडर ईयर में 182 या उससे ज्यादा डेज इंडिया में था, दैट मीन्स वो इंडिया का रेजिडेंट है। 13th पॉइंट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। जितना भी आपका पूरा बोर्ड है उसमें एटलीस्ट 1/3 यानी 1/3 बोर्ड आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना चाहिए। और कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफिस सिर्फ कब तक होल्ड करेगा, फॉर मोर देन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ 5 years। मतलब 5 साल का एक टर्म हो गया, फिर 5 साल का एक और टर्म हो गया, उसके बाद कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वापस वहां पर नहीं आ सकता उसी पोस्ट पर। 14th एंड द लास्ट पॉइंट इज सर्विस नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। एटलीस्ट 7 days नोटिस टू कॉल अ बोर्ड मीटिंग। मतलब कोई भी अब मीटिंग बुलानी है बोर्ड को तो एटलीस्ट 7 days पहले एक नोटिस देना पड़ेगा। द नोटिस में बी सेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू एवरी डायरेक्टर एट हिज एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी। और वो जो नोटिस है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही सेंड किया जाएगा हर एक डायरेक्टर को उस एड्रेस पर जो कि कंपनी को रजिस्टर कराते हुए जो एड्रेस दिया जाता है डायरेक्टर्स का, उस एड्रेस पे। तो 7 दिन पहले एटलीस्ट बोर्ड मीटिंग से उनको क्या नोटिस प्रोवाइड करना है सारे डायरेक्टर्स को कि 7 दिन बाद या 10 दिन बाद बोर्ड की मीटिंग रखी जाएगी। तो ये 14 पॉइंट्स हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं फीचर्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जैसा कि कंपनीज एक्ट 2013 न्यू एक्ट है कंपनीज का, तो इसमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियोस पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।